कि आज जो हम लेकर के आए हैं वो है हाई स्कूल परीक्षा 2023 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर, जो कि तुम्हारे सामने स्क्रीन पर आ रहा है। वो है ईपी सेट, और ईपी सेट है, और इसमें ये कौन से उसमें आया 2023 में पूर्णांक 70। केवल हम इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। वैसे भी बायो में ज़्यादातर न्यूमेरिक वैसी वैल्यूज होती हैं, थ्योरेटिकल होता है, तो उसे हम लीव कर देते हैं। तो आइए समझते हैं। इसमें बहु विकल्प के जो क्वेश्चन है वो अच्छे हैं। ये कहता है एक लेंस की क्षमता जिसे पावर के नाम से जानते हैं, वो है P इक्वल टू है -2.5 डायोप्टर। कितनी है? -2.5 डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति बताइए। तो मैं चाहता हूं नेचर एंड फोकल लेंथ। तो नेचर अब है कैसा होगा इसका? ये नेचर तो ये पता लग रही है कि ये अवतल लेंस है, जिसे कॉनकेव के नाम से भी जानते हैं। तो नेचर में जो है प्रकृति में जो हम लिख देंगे, ये प्रकृति कह दो, नेचर कह दो, बात एक है। तो ये क्या होगा? अवतल। अवतल लेंस। समझ में आया सबके? नहीं आया? कैसा लेंस होगा ये? अवतल लेंस। इसके बाद इसकी हमें फोकस दूरी कैलकुलेट करनी होगी। फोकस दूरी का फॉर्मूला छवि क्या होता है बताओ, जल्दी बोलो। F इक्वल टू 1/P। सही बोल रही है ये। तो 1/P, P का मतलब है 2.5। माइनस तो रखना होगा, क्योंकि ये आंसर जो दिए हैं सारे के सारे सेंटीमीटर पे है। ये हमें सोचना होगा इसे किस में लाना है, वो पता लगेगी ऑप्शनल में आंसर सीट देख करके। तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रियल में तो ये डायोप्टर मीटर को शो करता है ना, डायोप्टर मीटर को शो करता है। तो एक 0 और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा, और ये 40 आ जाएगा। तो माइनस का 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट कौन सा होएगा? ए ऑप्शन इसका राइट होगा। क्लियर आया? समझ नहीं आया किसी को डाउट? यदि वैद्युत शक्ति P पावर और प्रतिरोध R रेसिस्टेंस, वैद्युत धारा व्यक्त होगी। बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए क्या है इसमें, तो बड़ा सिंपल हमें ध्यान रखना है भाई। यहाँ जो शक्ति P, तो इसका मतलब है P R एंड V में I में रिलेशन चाहिए। ध्यान से सुनिए, वैद्युत शक्ति P हो गई, प्रतिरोध R होगा, और वैद्युत धारा जिसे करंट बोलते हैं वो I हुई। इनमें संबंध कौन सा राइट है वो बताना है हमें। कौन सा संबंध राइट होगा भाई? अगर देखें P के साथ जो फॉर्मूला है I स्क्वायर R का है भाई, तीनों में रिलेशन यही फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है? जैद सेम टू सेम यही फॉर्मूला आता है। अरे आता है भाई। हमारा रियलिटी में जो फॉर्मूला बना हुआ है, ये बना हुआ है P इक्वल टू W/T से। P इक्वल टू W/T। अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं तो VIT होता है। क्या होता है? VIT। ये इससे कैंसिल। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है VI इसका। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है इसका? VI। और VI जो VI है इसी से अदर फॉर्मूले भी निकलेंगे, क्योंकि हमें V की तो जरूरत ना। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बताइए V क्या है? V इक्वल टू, वेरी गुड, IR बिल्कुल राइट बोले। तो यहां से क्या हो जाएगा संजना? I स्क्वायर R। क्लियर आ रहा है समझ? I स्क्वायर R। तो यहां से ये मैंने डायरेक्ट रख दिया, तो तुम्हें 3 फॉर्मूले मिलते हैं, VI, I स्क्वायर R, और एक और बना सकते हो, V स्क्वायर T/R, या V स्क्वायर अपॉन R भी होता है। अब इसका तो इनमें डायरेक्ट कोई रिलेशन मिल ना रहा है, तो इसका मतलब है रूट में है ऑप्शन। तो हम क्या करें हैं संजना, बोलो जरा। I की वैल्यू तो P/R, और यहाँ से अब है ये I स्क्वायर, ये रूट में आ जाएगा। किस में आएगा? रूट में। तो √P/R इक्वल टू I। तो ये फॉर्मूला होगा P/D।
तो ऑप्शन राइट होगा डी। तो समझ आया कि नहीं आया? यस सर। हमें ऐसा होता है जब फर्स्ट टाइम ऐसे देखते हो तो हमें प्रॉब्लम होती है, बट अगर हम उन्हें सोल्व करने के लिए चाहेंगे तो सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें है प्रकाश की चाल माध्यम 1 से माध्यम 2 में क्रमशः V1 एंड V2 है। माध्यम 1 में मीडियम, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V1 है, तो वही माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V2 है। तब माध्यम 1 का आवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष कितना होगा? अब आता है क्वेश्चन, यहाँ ध्यान से सुनिए। ये कहता है भाई लाइट है माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, इसमें जो चाल है वो है V1 और इसमें चाल है V2। अब क्या कहता है, माध्यम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 1 का और रेस्पेक्ट कितने? 2 के सापेक्ष। तो क्या होना चाहिए? तो बताइए क्या होना चाहिए फॉर्मूला, इनमें से कौन सा राइट होना चाहिए? V2 अपॉन V1। और बताएं, और बताएं जल्दी जल्दी, और बोलो तुम्हारे अकॉर्डिंग। बी। और बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे तुम, अपन तुम्हारे अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट है, ठीक है ना? क्योंकि यहां से पता लगती है कि आप जो लिख देते हो इससे पता लग जाती है। नया समझ? इसका मतलब है कि लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आ रही है। समझिए ऋषभ भाई, जब आप यहाँ जो लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग देखें तो लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आ रही है। फर्स्ट मीडियम में जो सेकंड मीडियम है उसमें जो स्पीड है वो V2 है और जबकि उसमें V1 है। क्लियर हो जाता है क्वेश्चन? नया समझ? इसके बाद इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सारे कथन को हमें पढ़ना है, सही आंसर मिल भी जाए तो भी चारों को पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। भाई हमारा पॉइंट है ये नॉर्थ और ये साउथ। नॉर्थ को ही बोलते हैं उत्तरी, ये उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा है दक्षिणी ध्रुव है। ये कहता है चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। दूसरा कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं, की ओर होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। असत्य बताना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। अब सुनिए, मैं पूछूं किस और कितने हैंड अप हो रहे? ऋषभ, अकॉर्डिंग टू यू द आंसर विल बी राइट सी। अब समझ लीजिए भाई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, बात सही है भाई, क्योंकि ये जो होता है पायल ऐसे ही चलती है, बल रेखाएं चलती है या नहीं, उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर, ये भी बात सही है भाई। बाहर तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, परंतु अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर ही होती है, जानती हो ना? ये एक दूसरे को काटती है, ये बात नहीं जम रही। ये तो कभी एक दूसरे को नहीं काटती, अगर काटेंगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, जो कि असंभव है। समझ आया कि नहीं आया? पूरे चैप्टर का रिवाइज हो रहा है इससे हमारा। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। बंद वक्र बनाती है, बात तो सही है, क्योंकि वक्र तो ये रियलिटी में ही बंद है। अगर देखें तो ये वक्र बंद तो है, इधर से निकलेंगे तब भी बंद वक्री बनाएंगे। तो क्लियर हो जाता है पूरा टॉपिक। आ रहा है समझ कि कम आ रहे हैं? नेक्स्ट, फुल पेज ध्यान से देखना है हमें, टर्न किसी का भी ले सकते हैं। इनको करने से हमें बोर्ड की थोड़ी नॉलेज हो जाएगा, इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? इनमें से किस दर्पण द्वारा हम अधिकतम एरिया को कवर कर सकते हैं? बाय विच द मिरर वी कैन कवर द मोर रीजन?
आपके ऑप्शन है उत्तल दर्पण द्वारा, आपका है समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। हाउ मैनी स्टूडेंट नो अबाउट दिस? ये चांस हम देते हैं चारू को। उत्तल दर्पण द्वारा। और किसी का इसका अल्टर आंसर है दूसरा कोई? भाई अगर इनमें से देखें तो राइट बात है ये। भाई उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, प्रतिबिंब छोटा होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा तो ज्यादा एरिया कवर हो सकता है। अवतल में तो ये कहानी होती नहीं, तो इसीलिए राइट आंसर उत्तल होगा। समतल तो बराबर का बनाएगा तो ज्यादा रीजन भी ना ले पाएगा, है ना। अगर मैं चाहता हूं ऋषभ मेरी पूरी आकृति दिखे दर्पण में, तो मुझे दर्पण का साइज क्या रखना पड़ेगा? मान लीजिए मैं 5 फुट का हूं, मान लीजिए 5 फुट का हूं मैं, तो मुझे कितनी साइज का चाहिए दर्पण? समतल इससे तो प्लस होना चाहिए 5 से ज्यादा होना चाहिए। बैठ जाओ, तुम बताइए, तुम बताओ, तुम पायल 2.5। हाँ, मेरी साइज हाफ होता है, ये मुझसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे साइज से तुमने आधा भी ले लिया तो अभी मेरा पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। अब तुम फेस देखते हो छोटे से दर्पण में, तुम्हारे फेस की बराबर है वो दर्पण? फिर छोटा फिर क्यों पूरा दिख जाए तुम्हें? थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था हम लोगों को। नारा तुम लोग के समझ, जितना वस्तु की हाइट होती है, इसकी वस्तु की ऊंचाई होती है, जितनी भी ऊंचाई है उसका हम आधा कर दें। अगर वस्तु की ऊंचाई h है तो हम बता देंगे कि दर्पण का साइज क्या होना चाहिए पूरा प्रतिबिंब दिखाने के लिए। तो इसका मतलब ये तो गलत होगा। ये सिर्फ अवतल दर्पण का तो तुम्हें केस पता है, ये तो नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं भी हो सकता। इसीलिए तो हम ये जो बाइक वगैरह होती हैं या व्हीकल्स होते हैं वाहन, इनके साइड में यही वाला दर्पण लगाते हैं, भाई ज्यादा एरिया को कवर कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 6 पर, समझ आ रहे हैं ना। R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 है, तब इनमें संबंध है। देखिए, एक तो प्रतिरोध है R, दूसरा प्रतिरोध है 2R। पहले इन्हें जोड़ लेते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम, पायल फॉर्मूला क्या है श्रेणी क्रम का? R1 प्लस R2। तो R1 कितना है? R, और ये कितना है? 2R, तो कितना होगा? 3R। क्लियर होगा। इसके बाद समांतर क्रम, समांतर क्रम, तो I2 बराबर 1/R2 बराबर 1/R प्लस 1/2R। ठीक है ना। R1 प्लस R2, क्योंकि इसने खुद कहा है ना कि समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 है, तो फुल तो मैं R2 लूंगा। तो यहां से एलसीएम कितना होगा? 2R। एक R से एक R प्लस 2R से 2R प्लस 1। ना है तुम्हारी समझ? तो यहां से अगर हम करेंगे सोल्व विषय, तो 3/2R, तो 1/R2, इसे रिवर्स कर ले तो R2 बराबर 2R/3। अब सुनो, यहां तक क्लियर होगा। अब भाग दे दो, भाग देने पर तो R1/R2 तो कितना है? 3R/2R/3, 3 3 सा 9, R से R कैंसिल, 9/2। तो ये संबंध है या कोई नहीं? तो समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चनों में हमें इस प्रकार करना है इसको। कोई डाउट है? ये सॉल्यूशन तो होना चाहिए तुम्हें बाद में समझ। घर पे भी जाकर कर लियो, मैं डाल दूंगा ग्रुप में, है ना।
मैं सब पे आऊंगा मॉडल पेपर तो। इसके बाद फुल स्क्रीन पर देखें, वृत्ताकार धारा वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? n गुना बढ़ता है, n स्क्वायर गुना बढ़ता है, या f परिवर्तित रहता है? अब सुनिए भाई, चुंबकीय क्षेत्र का जहां तक सूत्र है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है वृत्ताकार कुंडली में, या ये कह सकते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r है। एक बात सुनो, ये तुम्हारे सिलेबस में इस समय नहीं था, अब भी नहीं है ये, कोई बात ना, फिर भी दिया तो समझाएंगे। अगर जहां तक एन की कभी भी बात आती है, नंबर ऑफ टर्न की बात आती है या एन की बात आती है, तो एन बढ़ाने से तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा ही भाई। जितने ज्यादा तुम टर्न लोगे, जितने ज्यादा तुम टर्न लोगे, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा बनेगा भाई। देखा, छोटी मोटर कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, बड़ी मोटर में ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसलिए एन गुना बढ़ता है। स्क्वायर वाला कोई पॉइंट नहीं है। क्लियर आया समझ? एन भाई, क्योंकि इससे भी तो पता लगी एन गुना ही बढ़ेगा, क्योंकि ये ऊपर आ रहा है तो अनुक्रमानुपाती होगा। हाँ, त्रिज्या बढ़ाने पर घटेगा, के हिसाब से पता लग लिया तो क्लियर होगा। इसके बाद आयुपेशी नाम बताना है इसका। आयुपेशी नाम बताओ, बोलो। एथेनॉल है, नल है, एथेनॉल, ये राइट आंसर है। एथेनॉल क्यों राइट हुआ? 1 2 2 का मतलब कार्बन 2, एथ ऑल इसका है या ना भाई? एथ और एन अपने पास से लगाया, ऑल इसका है, तो एथेनॉल हो जाएगा। आ रहा है समझ के नहीं आ रहा? निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? कंबस्टन रिएक्शन। अब एक मिनट, बहुत सिंपल है। दहन कराने के लिए किसी गैस की हमें जरूरत होती है, वो गैस तुम्हें देखनी है कौन सी है, और वही अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संजना बता रही है, राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल। दहन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का आना जरूरी है, और इस अभिक्रिया में ऋषभ है ऑक्सीजन। देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन है तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन, ये दहन है। ये बताना ये कौन सी अभिक्रिया, मैं तुम्हें अतिरिक्त जानकारी देखना चाहता हूँ, कौन सी अभिक्रिया है? ये साबुनीकरण की है, ये साबुनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें कास्टिक की अभिक्रिया किसी भी एसिड से करा रहे हैं ना, समझ? इसमें लवण बनना, ये सॉरी, ये साबुनीकरण नहीं है, ये है अम्ल व क्षार की अभिक्रिया, उदासीनीकरण कहते हैं जिसे, क्योंकि ये लवण बनना है इस समय। यहाँ क्या बनना है? लवण। और ये क्या बनना है? जल। और ये क्या है? क्षार। और ये क्या है? अम्ल। क्लियर आया समझ? ये अभिक्रिया कौन बताएगा ये क्या है, कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया है ये, सब्स्टिट्यूट कर देना। विस्थापनीय अभिक्रिया जब 4 बार करते रहते हैं ना, ये है। और ये से कौन बताएगा? बोलो। हाँ, एडिशन। योग अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ये वनस्पति घी बनाने की तो विधि है। तो हमें जब तैयारी करनी है तो भाई पेपर में हो सकता है कि इसमें वही पूछ ले कि इसमें कौन सी वियोजन है, संयोजन कौन सी है, ये भी तो आ सकता है। तो हमें चारों ऑप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहा है। एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, इस समय नहीं है ये सिलेबस में, क्योंकि उस समय आवर्त सारणी थी, उस समय आवर्त सारणी थी। आवर्त सारणी इस समय सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर कट चुका है। फिर भी बता देते कभी आई जाए। एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, क्योंकि भाई हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें 2 तरह के कॉलम है।
ये जो चलते हैं हम, ये तो आवर्त है, आवर्त है। नीचे की ओर जो चलते हैं ये वर्ग है, ठीक। अब ये कहता है समूह में, इसको वर्ग को दूसरा नाम समूह भी है, ठीक। वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? समूह में नीचे की ओर जाने पर नया कोष जुड़ता है, नाभिक के सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी स्थित रहती है, नाभिक के आवेशों की संख्या बढ़ती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब गलत है ये। क्यों बढ़ता है मैं बता देता हूं। यहाँ है लिथियम, यहाँ सोडियम, यहाँ पोटेशियम। लिथियम का 2 1 है, सोडियम का 281 है और इसका 2881 है। तो हमेशा एक कोष जोड़ता जा रहा है हर बार, हमेशा। याद रखना, जब हम किसी वर्ग या समूह में नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है और एक कोष हमेशा जुड़ता जाता है, इसलिए परमाणु का आकार बढ़ जाता है। जबकि याद रखना, अगर हम आवर्त में चलेंगे ना, इसमें लेफ्ट से राइट चलते हैं, बाएं से दाएं, इसमें आकार नहीं बढ़ता, इसमें आकार घटता है, इसका उल्टा होता है। सिलेबस में नहीं है तो कोई माइंड में मत लेना ज्यादा। क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का कल मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई और उस ट्रिक का सहायता लेती हुई 4 बताऊंगे। इसका डी है, ये बिल्कुल राइट बोल रही है लड़की का, डी ऑप्शन होगा। मैं चाहता हूं कि जिप्सम का फॉर्मूला बताओ कौन सा है। बी राइट। ये कोई फॉर्मूला नहीं, ये कोई फॉर्मूला है नहीं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 राइट। गलती से भी 0 मत लगा कहियो, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं अम्लीय है ना, स्ट्रॉन्ग अम्लीय है, बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, ठीक है ना। तो गलती 0 पे ज्यादा माइंड जाता है, चारों ना जा रहा। मैंने तुम्हारा माइंड देखो। नेक्स्ट देखिए, एल्डिहाइड में प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है? और मैं चाहता हूं ये संभावनाएं बताएं। एल्डिहाइड, राइट आंसर बी ही होगा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, अब ये ऑप्शनल खत्म हो जाते हैं, अब आते हैं वर्णात्मक क्वेश्चन। तो अच्छी बात है कि तुम लोग बड़े ज्यादातर राइट आंसर दिए, तुम लोग ज्यादातर। एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए और इस दर्पण का उपयोग भी बताइए। प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए। पहली बात तो वस्तु को कहाँ रखना होगा? फोकस और ध्रुव के बीच। वेरी गुड, फोकस और ध्रुव के बीच। भाई अवतल दर्पण ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। इसमें ये होगा फोकस और ये होगा वक्रता। अगर हम वस्तु को इनके बीच रख दें तो एक तो हमने ली समांतर, समांतर फोकस से होती गई, एक डाल दी हमने वक्रता पर, और वक्रता वाली जो किरण होती है, जो वक्रता वाली किरण है वो, तो इनके बीच की दूरी बढ़ेगी। पीछे की ओर हटाने पर जो प्रतिबिंब है यहाँ कहीं प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, ए डैश बी डैश, ये ए भी मान लेते हैं। तो ये होगा किरण आरेख। अब ये कहता है इस दर्पण का कोई एक उपयोग बताएं, तो एक उपयोग बता दो। चालू क्या होता है अवतल दर्पण का? 5 इमेज दिखाई, तुम्हें याद करो याद करो याद करो। स्क्रीन पर 5 इमेज एक साथ दिखाई। हाँ, सोलर भट्टी में, और तुम बताओ एक ब्यूटी पार्लर में। वेरी गुड, ब्यूटी पार्लर योर प्रोफेशन। हाँ, दाढ़ी बनाने में, शेविंग करने में, दंत चिकित्सक के द्वारा। बहुत अच्छे बच्चे, सारे आंसर राइट दे रहे हैं। तो समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे क्वेश्चन? इसके बाद किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का क्रिया चित्र बनाकर समझाइए। भाई ये हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि किस प्रकार बनाते हैं, और हमने कई बार भी तुम्हें ये दिखाया भी है डायग्राम।
डायग्राम वाले में लिखा मेरे साथ लग तो कलर ही ना लग तो कलर ही ये रहा सर इमेज 22 ये भाई प्रिज्म है और 7 रंग आप दिखा सकते हो। प्रिज्म बना लिया तो इसमें व्हाइट कलर और व्हाइट कलर से 7 कलर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट उससे भी दिखा सकते हो, 3 और 1 4। और यहाँ एक पट्टी बना दो, इस पर लिख दो विब ग्यो, ठीक है ना। तो इससे पता लग जाएगी कलर कोड क्या है, तो समझ में आ जाता है ये आंसर। क्लियर होगा। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम कौन कौन सुना सकते हैं? ओम का नियम, ओम का नियम क्या है? हाँ, यदि किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में बदले तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वैद्युत परिपथ की सहायता से नियम के सत्यापन को भी समझाएं। मैंने तुम्हें उसका प्रैक्टिकली बताया हुआ है, याद है ना? सत्यापन याद आ रहा है? मैंने एक टेबल सी बनवाई है, है ना? हाँ, टेबल बनवाई है तो टेबल में एक वी के लिए एक आई के लिए कुछ मान इसका रखा, कुछ मान तो फिर आया मान, कुछ मान इसका, कुछ मान। अगर ये मान समान आते हैं तो ये नियत हो जाता है सिद्ध। तो ये प्रैक्टिकली मैंने तुम्हें समझाया। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, ये चैप्टर भी हट चुका है, यह है नियम। इसके बाद वाला प्रेरण के पूरा पॉइंट हटा हुआ है। किसी परिनलिका में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र का चित्र बनाइए। किसी परिनलिका में प्रवाहित धारा के कारण, परिनलिका तो तुम जानते हो क्या होती है, पढ़ी है नहीं पढ़ी है? परिनलिका ना पढ़ी, अरे ये कैसे सही तो बोल रही है लड़की। ये परिनलिका ही तो है ये, और इसका क्या नाम है? हाँ हाँ, ये परिनलिका है। इसमें ही हमसे जो पूछा, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी से कनेक्ट। अब इसमें चुंबकीय बल रेखाओं का हमें चित्र बनाना है, तो बड़ा सिंपल है भैया, ऐसे ही तो बनाते हैं। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? सॉलिनॉइड कह रहे हैं ऋषभ इसको, तो ये भी तुम बना लोगे, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर चलेंगी। आ रहा तुम लोगों के समझ? तो डायग्राम आप लोगों के समझ में आ चुका है। कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के चित्र द्वारा समझाइए, समझा दिया। इसका चुंबकीय क्षेत्र आयताकार चुंबक के समान होता है, बार मैग्नेट के समान, ठीक है ना। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आयताकार बार मैग्नेट के समान होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को उदाहरण द्वारा समझाइए। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। एक महत्व बता दो, तो आपको इसमें 2+2 करके दिया है, दो नंबर मिलेंगे दोनों पर, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखो, कम से कम एक लाइन पे आपको नंबर नहीं मिलेगा, कम से कम इसके 1+1 का लगा के चलना है हिसाब पेपर में। 1+1 का कम से कम 2 उदाहरण देंगे पीएच का। भाई एक तो हमारे मिट्टी का पीएच मैंने बताया, और एक अम्लीय वर्षा में भी पीएच की जरूरत होती है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो आप लोग, नया तुम्हारे समझ। और हमारे मुंह का भी पीएच होता है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या हैं? अब सुनो, तुम्हें 2 नंबर नहीं मिलेंगे, बेशक इसमें उदाहरण की बात नहीं कर रहा, फिर भी आपको 1+1 पे ही चलना पड़ेगा। एक नंबर तो देगा परिभाषा पर और एक नंबर देगा उदाहरण पर। तुम सोचो कि सर उदाहरण तो पूछा ही नहीं, मैं क्यों दूं? तो वो भी कह देगा मैं क्यों दूं नंबर, एक नंबर ही मिलेगा परिभाषा पे, ना आया समझ। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन सुनाइए। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है वे कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल कौन बताएगा? बताओ संजना।
CO2 हाँ, C C plus प्लस O2 इसकल टू CO2 प्लस ऊष्मा। ऊष्मा। प्रकाश की जरूरत ना, वो उसका पॉइंट है ये। क्लियर आ रहा है समझ? हमें नंबर के हिसाब से कैटेगराइज करना है। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि नंबर जिस हिसाब का होगा हमें आंसर भी उसी हिसाब के देने होंगे। भाई नंबर 1 का आता तो डेफिनेशन से काम चल सकता था, बट क्वेश्चन में बहुत बड़ा ट्विस्ट इन्होंने जोड़ा हुआ है। इसके बाद एथेनोइक अम्ल के दो रासायनिक गुण समीकरण भी लिखे हैं। रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण ही देनी है केवल, किसके? एथेनोइक अम्ल के। ये क्वेश्चन कल भी क्लास में आया है। एथेनोइक अम्ल CH3, ध्यान से देखना, CH3COOH। क्लियर क्लियर क्लियर। इसके दो रासायनिक गुण, वो अभिक्रियाएं करो जो तुमसे आती हैं। वो तो हमारी मर्जी है। रासायनिक गुण देने हैं केवल रासायनिक समीकरण के साथ, लिखना कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने पहली रासायनिक अभिक्रिया NaOH के साथ ले लीजिए। अरे समझ के लिए, तो इससे जो बनेगा भाई H2O बनेगा, O और H मिलेगा, H2O बना प्लस CH3COONA, सोडियम एसीटेट बना। तो एक रासायनिक गुण। दूसरा भी हो सकता है एल्कोहल के साथ करा दो, एस्टर बन जाएगा, जैसे C2H5OH। भाई OH और H की रिएक्शन कराने पर वाटर रिलीज होता है, तो CH3COOC2H5H2। नारा समझ? तो ये क्या हो गई? एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। तो दो अभिक्रियाएं होती है, केवल लिख रहा है ना, रासायनिक समीकरण ही लिखनी है, मैं एक्स्ट्रा वर्क करना ही नहीं। इनके नाम जरूर लिखने हैं, हर किसी को याद रखिए। ये एथिल एसीटेट है, वाटर है, ये सोडियम एसीटेट है, ये तुम्हें मैंने सिखाया है, ये ना आया ऐसे समझ। इसके बाद बेकिंग सोडा से धावन सोडा, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे? बेकिंग सोडा है हमारे पास, बेकिंग सोडा जब बेकिंग सोडा है NaHCO3 और बनाना क्या है? Na2CO3। कौन बताएगा? गरम किसके साथ करना है ये भी सोचना है, बोलो। केवल गर्म करने से ही काम चल जाएगा। अगर हम इसको केवल गर्म कर दें तो इससे H2O निकले, क्योंकि जहां CO3 है वहां CO2 बनता ही बनता है, तो इसके दो अणु लेने पड़ते हैं, तो CO2 बना और संजना एक को यहाँ बचेगा, तो H2O निकला और प्लस 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 Na2CO3 बच जाएगा। तो ये धावन सोडा है। बाद में इसका क्रिस्टलीकरण कराना पड़ेगा, वाटर के मॉलिक्यूल डालने पड़ते हैं नारा तुम लोग, क्योंकि 10H2O और होता है इसके अंदर, है ना। बाद में इसमें जल मिला दिया जाएगा 10 अणु के आसपास का। क्लियर आया समझ में? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 into 2H2O। अब मैं बताऊं ना तुम लोगों के क्या है कि डाउट खत्म हो जाएंगे अब जब तुम इन्हें सोल्व करा रहे हो। बहुत कंफ्यूजन होती है। कितना टेम्परेचर होता है कोई बताएगा मुझे? 373 केल्विन। 373 दोस्तों, 373 केल्विन। हाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, एक ही बात है। अब इसमें से 1.5 अणु निकल जाता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1.5 H2। या 3/2 बात एक ही, बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। इसका नाम है POP, ठीक। इसके बाद कहते हैं इसमें देखो 1 + 1 करके दे रहा है, तो इसका मीनिंग सही है कि इतने से काम बन जाएगा। अगर ये 2 नंबर का होता तो फिर हमें लिखना भी पड़ेगा। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। साबुन की निर्मलन क्रिया, ये मैंने कराई है। निर्मलन पता है ना, वर्किंग ऑफ साबुन कैसे वर्क करता है, जिसमें कि वो बनते मिसले बनते, मिसले फॉर्मेशन,
वो आप वहां से कर सकते हो। क्या उसका जो पूंछ होता है वो किसमें घुलनशील होता है, उसका हेड जो सिर होता है वो किसमें घुलनशील होता है, जो पूंछ है वो ग्रीस में घुलनशील होती है। टेल बताइए ना उसकी। तो वो पूरी क्रिया समझानी है 2+ का, इसका मतलब 2 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर चित्र पे मिलेगा, 1 नंबर लिखाई पे मिल जाएगा। क्वेश्चन में ये भी ध्यान देना लिखना कितना है। निस्तापन और भर्जन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। निस्तापन क्या है, जिसमें निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की क्रिया, ऑक्सीजन के साथ ही गर्म होते हैं, पर वायु की या कंट्रोल अवस्था में गर्म करते हैं। इसमें किसी भी अयस्क को वायु की उपस्थिति में अनलिमिटेड ऑक्सीजन देकर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज, लिख भारत सरकार ना लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अलमारी, ये वो है ना, सक्रियता श्रेणी। हाँ लिखनी पड़ेगी जी। केवल उसके बाद धातुओं को उनकी घटती हुई सक्रियता के क्रम में रखने पर, धातुओं को उनकी घटती हुई सक्रियता के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। आ रहा है समझ नहीं आ रहा ना, हुआ याद? धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में सबसे ऊपर सक्रिय, उससे कम, फिर उससे कम और सबसे नीचे। आधुनिक आवर्त सारणी, भाई ये मैं पहले ही कह रहा हूँ ये कट चुका है, आवर्त सारणी है नहीं सिलेबस में। सर ये सन 2022 में थी, 23 में कटी है। हाँ 23 वाली सिलेबस में हटी है। हाँ सर, क्योंकि सन 2023 का तो सन 2023 में पेपर हुआ हाँ सारिन का। ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता लिखिए, इसका कोई जरूरत नहीं। संकलन अभिक्रिया जिसे संयोजन भी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिए, कभी आ जाए और छोड़कर 2+2 का रेशियो लेके आ रही है। तो आधुनिक आवर्त सारणी है नहीं। अब आते वर्णात्मक अवयव फिजिक्स का पार्ट। ये हो तो ये तो भी गया है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म कर दिया हमने, भी सॉल्यूशन पूरा होगा ना तुम लोगों के साथ। इसीलिए पेपर टिपिकल नहीं, हमने कितने 1 घंटे से भी पहले निपटा दिया। भाई थोड़ा लिखते तो और 10, 15, 20 मिनट कंजप्शन हो सकता था, परंतु अगर हम स्पीड अच्छी खासी रखें तो पेपर को पेपर बड़ा नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। बायोलॉजी